Okay, students, I welcome all of you in the Director School Education Jammu online home classes. Myself is Mr. Imtiaz Mughal from district Poonch, J&K, and my today's topic for discussion is the cell, the unit of life, the structural and functional unit of life. Dear students, मैंने आपको बोला है कि the unit of life, the cell. My today's topic is the cell, the unit of life. यानी जिंदगी की बुनियाद जो है, जिंदगी की शुरुआत जो है, वो सेल से शुरू होती है। चाहे वो जिंदगी प्लांट्स की हो या एनिमल्स की हो, किसी छोटे से कीड़े मकोड़े की हो या दुनिया के सबसे बड़े जानवर की हो, दुनिया के सबसे बड़े पेड़ पौधे की हो, उसकी लाइफ का जो बुनियाद है, उसकी लाइफ जो स्टार्ट होती है, वो सेल से होती है। इस वक्त मैं आपके सामने बच्चों खड़ा हूं, मेरा इतना वजूद आप देख रहे हैं और मुझे इस स्टेज पे आप इंडिविजुअल कहेंगे, यानी एक फर्द कहेंगे। लेकिन इस इंडिविजुअल को बनते 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 यहां पर पहुंचते पहुंचते जो है वो काफी स्टेजेस से गुजरना पड़ा। मेरी लाइफ जो स्टार्ट हुई थी वो एक सेल से हुई थी। In the beginning, in the initial stages, I was a cell, and you were a cell, and all the living beings in this universe are the creation of cell. यानी जितनी भी जिंदा चीजें हैं वो सारी की सारी सेल से बनी हैं, सेल से शुरुआत हुई है उनकी। उनका जो ढांचा बना है, जो उनकी कंस्ट्रक्शन हुई है और जो उनका वजूद बना है वो सेल से बना है। जो स्ट्रक्चर बनता है वो भी सेल से बनता है और जो उसके अंदर फंक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, किसी भी जिंदा चीज की बॉडी के अंदर जो फंक्शन होते हैं वो भी सेल से ही होते हैं। यानी सेल एक वो बुनियादी नुक्ता है कि जिसके अंदर जिंदगी के जिंदा रहने से लेकर और मरने तक जो है वो जिंदगी के हर पहलू की जो रिएक्शंस होती हैं हमारे अंदर, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं, या किसी भी जिंदा चीज के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं, जो उनकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, उसका बेस जो है वो कहां से शुरू होता है? सेल से। और सेल को समझना बहुत जरूरी है। सेल जो है जिंदगी की शुरुआत है, लेकिन सेल अपने अंदर बहुत सारी खुद, यानी सबसे छोटी यूनिट जो है लाइफ की सेल है, लेकिन सेल खुद अपने अंदर बहुत सारे ऑर्गेनील्स को लेकर बैठा हुआ है जिनके डिफरेंट फंक्शंस हैं और वो डिफरेंट फंक्शन ही आगे डेवलप होकर जब एक इंडिविजुअल बनता है या टिश्यू बनता है या ऑर्गन बनता है, उसके अंदर जो फंक्शन हो रहे हैं उसकी बेसिकली जो शुरुआत होती है वो सेल से हो चुकी होती है और आगे आस्ता आस्ता डेवलपमेंट करते करते जो है वो सेल जो है मल्टीप्लिकेशन करता रहता है। यानी एक इंसान की बॉडी जो है वो एक सेल से नहीं बनी हुई है, वो मल्टी सेल से बनी हुई है। बहुत ज्यादा सेल उसमें होते हैं और बहुत ज्यादा किस्म के सेल उसमें होते हैं, लेकिन शुरुआत एक सेल से हुई थी। तो कैसे बहुत ज्यादा सेल बन गए? That is multiplication of the cell, that is division of the cell. और जब किसी सेल की डिवीजन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, तो वो सेल, वो जो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर सेल की डिवीजन हो रही हो, मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, वो जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और जिस ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल पर अपनी लाइफ गुजार देता है, उसके अंदर टिश्यू नहीं बनता, ऑर्गन नहीं बनता, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता, इंडिविजुअल नहीं बनता, उसकी एक अलग फैमिली नहीं बनती, वो एक ही सेल से जीता है और एक ही सेल से वो मर जाता है।
और सारे के सारे जो मेटाबॉलिक फंक्शन है उसी सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो उसके लिए करते हैं। जब तक उसकी लाइफ होती है तब तक उस सेल के अंदर उस सेल ऑर्गेनेल्स उसको जिंदा रहने के लिए मदद करते हैं। लेकिन ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल से बना हो और एक ही सेल पर अपनी लाइफ का इख्तिताम कर दे, अपनी लाइफ को एंड कर दे, उसको हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपको दो चीजें पता चली, एक तो सेल हुआ कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन सेल किसमें ज्यादा है और कोई किसमें कम है। यानी कि कोई एक जो ऑर्गेनिज्म है एक सेल से बना है और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारे सेल से बने हैं, एक से ज्यादा सेल से बनते हैं, तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ गए। और जो एक से ही बनते हैं वो आ गए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसी तरीके से बच्चों सेल की बहुत सारी आगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ न्यूक्लियस, द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियस, the organized body of the nucleus, cell is again of two types. One is prokaryotic cell, यानी न्यूक्लियस उसका जूठा है, प्रोकैरियोटिक, कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को। एंड अदर इज यूकैरियोटिक सेल, यानी न्यूक्लियस उसका सच्चा है, सही है, वो साइंटिफिकली सही बना हुआ है, उसकी मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड है। तो ये भी आपको दो चीजें पता चल गई कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो इसी तरीके से सेल की शेप्स जो हैं और उसका साइज जो है वो भी डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो है आरबीसी सेल अलग, डब्ल्यूबीसी सेल अलग, न्यूरॉन सेल, नर्व सेल अलग। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल हैं डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट साइज के, डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट पैटर्न्स के, डिफरेंट फंक्शंस के होते हैं। तो शेप एंड साइज डिफरेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिफरेंट, डिपेंडिंग अपॉन द बेस ऑफ द न्यूक्लियस सेल इज डिफरेंट। देन मुझे उम्मीद है कि आप सेल की तरफ आस्ता आस्ता चलकर आगे होंगे और मैं आपको ले कहां जाना चाहता हूं वो भी आप समझ चुके होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको सेल का स्ट्रक्चर पढ़ाने से पहले बता देना चाहूंगा कि सेल के जो ऑर्गेनील्स मैंने आपको बताया था, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनील्स, छोटी छोटी बॉडी सेल्स के अंदर और होती हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ, डिफरेंट कंपोजिशन के साथ, डिफरेंट फंक्शन के साथ। वो भी हर एक सेल के अंदर ऑर्गेनील्स एक जैसे नहीं है। बैक्टीरिया का सेल अलग होगा, प्लांट का सेल अलग होगा और एनिमल का सेल अलग होगा। आप उनकी शक्ल में, उनकी फॉर्मेशन में डिफरेंसेस हैं। यहां पे सेल ऑर्गेनिज्म की जहां तक मैं बात करूंगा, क्योंकि प्लांट और एनिमल के सेल की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिल्स होंगे प्यारे बच्चों जो प्लांट्स के अंदर हैं लेकिन सेल के अंदर वो नहीं है, और बहुत सारे ऑर्गेनिल्स ऐसे होंगे कि जो एनिमल सेल के अंदर हैं लेकिन प्लांट सेल के अंदर नहीं है। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। What do you mean by multicellular organism and unicellular organism? Name the organelles which are present in the animal cells. Name the organelles which are present in the plant cell. Draw a well-labeled diagram of plant cell or animal cell. ये क्वेश्चन अपने माइंड में लेकर आप बैठेंगे जब तक कि मैं इस चैप्टर को मुकम्मल करता हूं। ये क्वेश्चन आप पहले से कॉपी पे लिख कर रख दें
ताकि जो ही मैं यहां से आपको कंसेप्ट क्लियर करूं आप वहां पे नोट करें। तो इस किस्म के जो है आपको वो आ सकते हैं। या किसी सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शन, एनिमल सेल के किसी सेल ऑर्गेनेल का फंक्शन या प्लांट सेल के किसी सेल ऑर्गेनेल्स का फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन आपने माइंड में रखने हैं और जितने आंसर मैं आज के इस चैप्टर में अपने लेसन में निकालूंगा अपने मुंह से, उतने आपने नोट करने हैं और समझने की कोशिश करनी है। और होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट फॉर्म में नोट करने हैं। डोंट गो फॉर डिस्क्रिप्शन, यू हैव टू पुट योर कंसंट्रेशन ऑन दीज स्मॉल आंसर ऑफ द क्वेश्चंस for 8th class students. So first of all I want to tell you that the study of cell is known as cytology. लिखिए, आप एक डेफिनेशन लिख दीजिए। The branch of science which deals with the study of cell is known as cytology. There are two words in cytology. Cyto means cell and logy means study. Cyto means cell and logy means study. So the branch of science or the branch of biology we deal with the study of cell is known as cytology. तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या कर रहे हैं? साइटोलॉजी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? साइटोलॉजी कर रहे हैं, यानी सेल के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए प्यारे बच्चों, जैसे पहले आपको मैंने बताया था कि कुछ खास जो है डेफिनेशंस आप नोट कर लेंगे। एक तो साइटोलॉजी की मैंने आपको बताया, इसी तरीके से आपको मैंने बताया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पहले मैंने आपको बताया था कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही सेल से बने हों उनको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स सिंगल, cellular means cell. The organisms which are made up of only a single cell are called as unicellular organism. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की आप एग्जांपल क्या लेंगे? फॉर एग्जांपल अमीबा, AMOEBA, अमीबा एक प्रोटोजोआ एनिमल है, इसको कहते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दिस लाइक स्ट्रक्चर, अमीबा का इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, आप देखते हैं अपनी किताब पे बना होगा। तो देन नंबर 2, 3 मल्टी सेलुलर
those organisms which are made up of many cells are called as multicellular organism. तो प्यारे बच्चों, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको मैं देना चाहूं तो ह्यूमन बीइंग है। इसी तरीके से आप घूसफलाई कह सकते हैं, कॉकरोच कह सकते हो, एटसेट्रा। तो अमीबा के अलावा और भी बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखाई देते हैं अपनी आंखों से। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर ही नजर आएंगे, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है हम नेक्ड आई से देख सकते हैं कुछ हद तक। तो कभी कभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए भी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ सकती है, उनकी डिटेल स्टडी करने के लिए, जो छोटे लेवल के हैं, यानी 4, 5, 6, 7 सेल से मिलकर बनते हैं या 10 सेल से मिलकर बनते हैं। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे जो हमें चलते फिरते नजर आ रहे हैं, जैसे इंसान है और गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, कौवा है, चिड़िया है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हमारे स्कूल के आंगन में दरख्त हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और एक और मैंने कहा था आपको कि जैसे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ न्यूक्लियस in the cell, we can divide cell into two main types. Depending upon the type of nucleus, cells are of two types. Number 1, prokaryotic cell. And number 2, eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल वो जिसका न्यूक्लियस अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होता है। जैसे ये सेल आ गया और न्यूक्लियस इसका मेम्ब्रेन के बगैर ही। तो यूकैरियोटिक जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, ये डिफरेंस है फिजिकली इसका। अब इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल, the cell in which nucleus is not fully developed. That is, without a proper nuclear membrane.
तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बगैर ही बिल्कुल ओपन होगा। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? आरएनए एंड डीएनए, दैट इज जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल होता कहां पे है? ये क्रोमोसोम पे होता है। क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं, छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस में होता है। तो यही आगे हेरिडिटरी जो है हमारे कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं। तो ये फर्दर आपको मैं जब डिटेल में जाऊंगा तो इसके बारे में पूरा आपको बताऊंगा। इतना याद रखिएगा कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, दैट इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड and deoxyribose nucleic acid, DNA and RNA, these remain present in the nucleus and on the chromosome, and chromosomes are in the nucleus. So next definition is eukaryotic cell. Eukaryotic cell तो डेफिनेशन उसके अपोजिट में होगी। द सेल इन विच न्यूक्लियस इज फुली डेवलप्ड एंड इज बॉन्डेड बाय a well developed nuclear membrane. तो ये रहा बच्चे आपको कंसेप्ट शिक्षा प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल का। तो यूकैरियोटिक सेल जो है, जैसे ह्यूमन बीइंग में जितने भी सेल हैं दैट्स आर यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल, आप बैक्टीरिया के सेल को आप प्रोकैरियोटिक सेल कह सकते हैं। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूं कि सेल के अंदर और क्या क्या होता है। तो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनील्स होते हैं। सेल ऑर्गेनील्स, सेल ऑर्गेनील्स क्या है? दीज आर मेम्ब्रेन बॉन्डेड दीज आर मेम्ब्रेन बॉन्डेड, यानी इनके बाहर जो है वो मेम्ब्रेन्स होती हैं, ऑर्गेनील्स। विद डिफरेंट फंक्शंस, और इनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं इन ए सेल, इन ए सेल। तो अब मैं आपको बताता हूं कि सेल ऑर्गेनील्स जो हैं वो एनिमल सेल के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनील्स होते हैं। क्योंकि आप प्लांट सेल और एनिमल सेल, पहले ही मैंने आपको बोला कि नाम के सेल तो दोनों हैं, लेकिन इनकी फिजिकली और केमिकल कंपोजिशन जो है या ऑर्गेनील्स की कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट है। तो पहले हम बात करते हैं एनिमल सेल ऑर्गेनील्स। एनिमल सेल ऑर्गेनील्स, इसमें देखिए आप सेल मेम्ब्रेन होगा, देन साइटोप्लाज्म, देन माइटोकॉन्ड्रिया, then Golgi bodies,
देन इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और ये भी आगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्लस रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दो किस्म के होते हैं। वैक्यूल्स जो फूड स्टोर करते हैं लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में। देन लाइसोसोम्स, सुसाइडल बॉडी, जो किसी भी पॉइजनस सब्सटेंस को खुद अपने अंदर जज्ब करके ब्रस्ट होकर खुद अपने आप को मार देते हैं, लेकिन सेल की हेल्थ को बचा के रखते हैं। एटसेट्रा। इसी तरीके से यहां पर आप देखिए, आप प्लांट सेल ऑर्गेनेल्स, कुछ चीजें जो इसमें होंगी इसमें नहीं होंगी। अब देखिए, सेल मेम्ब्रेन से पहले यहां पर आपको सेल वॉल मिलेगी, उसके बाद इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा जो प्लांट सेल में नहीं है, एक्स्ट्रा प्लास्टिड्स मिलेंगे, कलर बॉडी, वैक्यूल लार्ज मिलेगा इसमें, न्यूक्लियस ए सेंट्रिक होगा, यानी न्यूक्लियस सेंटर से हट के होगा। क्यों हट के होगा? क्योंकि वैक्यूल जो है यहाँ पर लार्ज होता है, वो जगह ज्यादा ऑक्युपाई कर लेता है। तो बाकी जो ऑर्गेनिज्म है वो तकरीबन मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ एक डिफरेंसेस हैं। जैसे आपको सेल वॉल यहां मिलेगी, क्लोरोप्लास्ट यहां मिलेगा, प्लास्टिड्स यहां मिलेंगी, वैक्यूल मिलेगा, लार्ज शेप में मिलेगा। वैक्यूल इधर भी है लेकिन इधर स्मॉल होते हैं, इधर लार्ज होते हैं। ए सेंट्रिक न्यूक्लियस मिलेगा आपको यहाँ पे। तो दीज आर द डिफरेंस इन द सेल ऑर्गेनिल्स, दीज आर द डिफरेंस इन द सेल ऑर्गेनिल्स। तो प्यारे बच्चों, अब मैं एक एनिमल सेल जो है वो ड्रा कर लेता हूं, उसके बाद अगर टाइम रहा तो प्लांट सेल भी ड्रा करूंगा। एनिमल सेल के बारे में आपको मैं बताता हूं आज। एनिमल सेल जो है मैं भी ड्रा करता हूं यहाँ पे। स्फेरिकल इन शेप, न्यूक्लियस देखो यहाँ पे सेंटर में होगा। यहाँ आपको प्लांट में जो है वो न्यूक्लियस सेंटर में मिलता है, न्यूक्लियोलस इसके सेंटर में। तो पूरी बॉडी के अंदर लिक्विड मटेरियल दैट इज साइटोप्लाज्म, फ्लूइड टाइप मटेरियल which regulate the function of other cell organelles, maintain balance of the cell body, etc. ये सेल जो मैं ड्रा कर रहा हूं, इतना बड़ा सेल जो है होता नहीं है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के लिहाज से मैं ड्रा कर रहा हूं। सेल कोई भी हमें जो अपनी आंख से दिखाई देगा नहीं बच्चों, ये याद रखना। ये बड़ा करके मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ आ जाए कि इसमें है क्या क्या चीज है। तो पहली बात यह है कि इसमें आपको सेल वॉल नहीं, यहां तो सेल मेम्ब्रेन आपको मिलेगा, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, दोनों नाम है इसके। न्यूक्लियस आपको मिलेगा यहाँ पर, न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियोलस यहां आप पर मिलेगा। ये जो डॉट मैंने डाले हैं इट इंडिकेट साइटोप्लाज्म, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, लिक्विड स्ट्रक्चर। देन you see here mitochondria, इसके बारे में डिटेल बाद में आपको मैं पढ़ाऊंगा। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर फोर्स ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर फोर्स ऑफ सेल, सेल के लिए एनर्जी पैदा करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मॉलिक्यूल की शक्ल में। देन यू सी हेयर food vacuoles which store the food, food vacuoles. Then lysosomes
यहां देखिए आपको मिलेंगे न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं, इसके ऊपर ग्रैन्यूल्स होते हैं, दूसरे के ऊपर प्रोटीनस ग्रैन्यूल्स, तो इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन यू सी हेयर टेलीफोन रिसीवर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज और इनको हम कहते हैं गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस, क्योंकि गोल्गी एक साइंटिस्ट था, उसने इसको इन्वेंट किया था। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक, इसमें देखिए आप वैक्यूल आपको बिल्कुल छोटे छोटे मिलेंगे। तो ये सॉलिड, लिक्विड और दूसरे मटेरियल जो है इसमें फूड मटेरियल जो स्टोर करते हैं, जो फंक्शन बाकी सेल ऑर्गेनेल्स के लिए काम आते हैं, तो फूड वैक्यूल इनको इसलिए बोलते हैं। ग्लाइकोजन, प्रोटीन्स वगैरह जो है इसमें स्टोर रहता है। तो प्यारे बच्चों, हर एक सेल ऑर्गेनेल्स जो मैंने यहां बनाए हैं और जो बनाने के लिए बाकी रह गए हैं, वो सारे के सारे कुछ ना कुछ अपने अंदर फंक्शन रखते हैं। तो यहां पर देखिए आपको जो जेनेटिक मटेरियल आपको मिलेगा वो न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। न्यूक्लियर प्लाज्म, इसको न्यूक्लियर प्लाज्म आप कहेंगे, एनपी। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एनएम शॉर्ट फॉर्म है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये एक टिपिकल एनिमल सेल है जिसको आप ड्रा करेंगे, एनिमल सेल। तो जब हम आपको एक एक स्ट्रक्चर करके हम अलग अलग पढ़ाएंगे, तो इनका एक पर्टिकुलर अलग किस्म का स्ट्रक्चर, अलग किस्म का डिस्क्रिप्शन है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है, गोल्गी बॉडीज की एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि इनका फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है, साइटोप्लाज्म की एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है। वो आप हायर क्लासेस में पढ़ते रहेंगे और हम भी अपने नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताते रहेंगे। लेकिन आज के लेसन के लिए जितना हमने आपको बताया है ये आप नोट करेंगे, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्लांट सेल के बारे में भी डिटेल बताऊं, और दूसरे जो सेल हैं, बैक्टीरियल सेल्स वगैरह, उनके बारे में जो है आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया जाए। तो वक्त की कमी की वजह से आज का मैं अपना लेसन यहीं खत्म करना चाहता हूं। आपसे गुजारिश है कि जो कमी रह गई है वो आप मुझे नेक्स्ट लेसन में पाएंगे। नेक्स्ट में मैं उसको खुद इस वीडियो को देखकर आपको वो कमी पूरी करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जितना नॉलेज मैंने आपको आज दिया है बच्चों, उसको आप नोट कीजिएगा। तो इतना ही काफी है। आप सबका शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए, और स्पेशली डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू श्रीमती अनुराधा गुप्ता जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हम सबको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।